सही है, फिर मैं भी उसी के हैंडसेट में प्रॉब्लम। तो मैं बता रहा था, जब जो ही हम ईरान आए थे, पहला बैच जो आया था स्पेशली फ्रॉम कश्मीर, तो उस वक्त कुछ ही स्टूडेंट्स आए थे, मे बी 13 14, क्योंकि एक जो हमारे सोसाइटी में ये ट्रेंड बना था कि ईरान सिर्फ रिलीजियस स्टडीज में आगे है और बाकी जो फील्ड्स है उसमें आगे नहीं है। जब स्टूडेंट्स यहाँ आए और जब उन्होंने एक्सप्लोर किया खुद भी, तो हमने देखा नहीं, वाकई ईरान ने जितनी तरक्की 40 years आफ्टर रेवोल्यूशन की है, वो काबिले तारीफ है वाकई। इवन एक किताब पर्शियन में है, सऊद चेहल साली, यानी एसेंस ऑफ द 40 years, यानी 40 years में ईरान कहाँ से कहाँ पहुंचा, वो पूरा डिटेल देता है स्टैटिस्टिक्स के साथ कि ईरान ने किस फील्ड में कितनी तरक्की की है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में अभी मोस्ट प्रोबेबली वो नंबर 4 पे, मेडिकल में वो इतने आगे पहुंच चुके हैं कि मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ पहले इस चीज का, क्योंकि मेरा मकसद पहले ये क्लियर कराना है कि ईरान जो है वो कोई वैसी कंट्री नहीं कि आप सिर्फ हौज इल्म या कुम की तरफ जाए और बस कहे कि रिलीजन है और बाकी फील्ड्स में ये एक्सेल नहीं करते। ईरान ने ओवरऑल डेवलपमेंट इतनी की है कि डिस्पाइट सैंक्शन जो ईरान पे है, वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, रिलीजियस रीजंस की वजह से 40 years से आए हुए है, तब भी ईरान ने अभी 3 वैक्सीन जो है वो खुद होम मेड प्रोड्यूस किए है, और जिसके काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं हमें। जहां तक हमने ह्यूमन ट्रायल 2 वैक्सीन का देखा है, तो कोई भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ मंथ्स में ईरानी वैक्सीन भी मार्केट में आ जाएंगे। और तीसरा वैक्सीन जो है वो भी ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल्स में आ चुका है। एक वैक्सीन इन्होंने क्यूबा के साथ डेवलप किया है, वो भी अभी ह्यूमन ट्रायल्स में चल रहा है, उसकी भी लास्ट ट्रायल्स है। तो ये जो मेडिसिन में तरक्की ईरान ने की है, वो सब अपने बलबूते पे की है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सैंक्शंस स्ट्रिक्ट है कि वाकई बीच में इनको मेडिसिन के रिलेटेड भी सैंक्शंस है, यानी ये मेडिसिन खरीद नहीं पाते। तो उस वजह से ये मजबूर हुए खुद अपनी प्रोडक्शन इतनी बढ़ाए और खुद इतनी क्वालिटी इंक्रीज करे कि आज पूरी दुनिया ये देख पा रही है कि ईरान कितना ज्यादा आगे जा चुका है। अब बात करते हैं पहले मेडिकल फील्ड की। ये मैंने ओवरव्यू दिया कि ईरान जो है वो पहले जहन से निकालो कि सिर्फ रिलीजियस चीजों के लिए आगे है। ईरान हर किसी फील्ड में आगे, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी है, चाहे वो सोशियोलॉजी के फील्ड्स हो वगैरह, वो सब हर एक फील्ड में ईरान जो है वो अपना रुतबा सबको दिखा रहा है। बात जब आती है अब मेडिकल की, तो सबसे पहले मेडिकल जो इंडिया में है, सबसे पहली प्रेफरेंस एक स्टूडेंट की क्या होनी चाहिए? सबसे पहली प्रेफरेंस स्टूडेंट की होनी चाहिए नीट क्वालिफाई करना। ऐसा क्यों? नीट क्वालिफाई करने का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। यानी अगर आप नीट में मार्क्स लाते हो, क्वालिफाई करते हो अच्छे से, और आपकी अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाती है ऑन बिहाफ ऑफ द मार्क्स, तो सबसे बेस्ट तो पहले वो ये कि इंसान नीट के लिए मेहनत करे, और उतना खास कुछ करने की जरूरत नहीं है। इवन आप बायोलॉजी जैसे आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स मल्टीपल चॉइस सॉल्व कर लो, तो आपका बायो इससे हो जाएगा। वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आप अगर सिंपल सी किताब एनसीईआरटी कंसल्ट कर लो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्विज कर लो, प्रीवियस पेपर्स देख लो और वो सॉल्व करो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप प्रेपरेशन कर सकते हो। अगर आप अपन अभी से क्योंकि अभी नीट में टाइम है, जहां तक मुझे पता है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है नीट का क्या है, लेकिन जहां तक मुझे आइडिया कि अभी टाइम है नीट में, तो इवन 2 3 महीने अगर इंसान मैनेज कर पाए और अच्छे से पढ़े और उनसे गाइडेंस ले जिन्होंने नीट क्वालिफाई की है। करगिल में बहुत सारे, मतलब करगिल से 2 3 स्टूडेंट सिर्फ क्वालिफाई कर पाते। अब माशाल्लाह 15 16 ईयरली, जहाँ तक मैंने सुनने में आया है, इजीली क्वालिफाई करते हैं। और करगिल स्टूडेंट्स को ये एडवांटेज
होती है, क्योंकि रिजर्वेशन कोटा भी होता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इजी बन जाते हैं क्वालिफाई करना। सिर्फ क्वालिफाई नहीं, अच्छे मार्क्स लाना ताकि प्लेसमेंट अच्छी हो। सेकेंडली, मेडिकल एजुकेशन जो है वो भी काफी अच्छी मानी जाती है ओवरऑल वर्ल्ड में। डिस्पाइट कि इंडिया शायद मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना एडवांस नहीं हो जितना ईरान का है, लेकिन ओवरऑल जो एजुकेशन है और वे ऑफ एजुकेशन है इंडिया का, वो काफी अच्छा है। तो किसी, ये माइक ऑन है, किसी की माइक ऑन है तो वो अपनी माइक बंद कर ले प्लीज। आप सबको तो अनम्यूट कर देना। तो ओवरऑल जो मैंने बोला कि इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी अच्छा है, इवन वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज है। और सेकंड चीज मैंने बोला कॉस्ट इफेक्टिव है। थर्ड चीज ये एडवांटेज है कि आप इंडिया में ही हो, आपको जो एनवायरनमेंट है ओवरऑल आपको प्रैक्टिस भी इंडिया में ही करना है, कारगिल में करना है, कश्मीर में करना है, ओवरऑल जहाँ भी करना है इंडिया में, तो आपको पहले से वो एनवायरनमेंट मिलेगा। आपको पता होगी कि क्योंकि मेडिसिन एट द एंड सिर्फ थियोरी नहीं है, मेडिसिन एट द एंड प्रैक्टिस पे है। जैसे ईरान में अगर मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका वे ऑफ वर्किंग, इंडिया का वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट है। तो जब मैं वापस इंडिया में आऊंगा, ओवरऑल मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा एडजस्ट होने में। लेकिन अगर आप इंडिया में बैठ के ये सब कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके लिए इजी होगा। तो सबसे पहले जो एक मेडिकल एस्पिरेंट की एम होनी चाहिए वो नीट होना चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है कि एक इंसान नीट क्वालिफाई करेगा, पहले तो 11th 12th में उसने अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। सेकेंडली, वो उससे गाइडेंस ले ले जिसने ऑलरेडी नीट क्वालिफाई किया हुआ है, उनसे राब्ता कर लो, उनसे पूछिए आपके आप लोगों ने कैसे पढ़ा। अगर आप मैनेज्ड वे में एक टाइम टेबल के हिसाब से आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीज आपके लिए काफी इजी बन जाती है। तो सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी नीट। सेकेंडली, अगर आपको अब फॉरेन में जाना है, तब भी जो प्री रिक्विजिट है फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए, वो ये है कि आप एटलीस्ट नीट क्वालिफाइड होने चाहिए, यानी आपको एटलीस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए नीट की। नीट का जैसे है कि एक तो नीट के मार्क्स होते हैं जिसपे आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज मिलती है, दूसरा होता है कट ऑफ, क्वालिफिकेशन कट ऑफ, यानी जहाँ पे आप क्वालिफाई होते हो, नीट क्वालिफाई, वो ज्यादा नहीं होते, मे बी 120 130 के आसपास हो। जब तक आप नीट क्वालिफाई नहीं हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी जो है ज्वाइन नहीं कर सकते कहीं भी, किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। तो सबसे पहली चीज है आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए ताकि आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सके। फॉरेन यूनिवर्सिटी आपको नहीं मांगती है नीट क्वालिफिकेशन, यानी अगर आप अप्लाई करोगे कहीं भी नीट क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाएगी। लेकिन आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी नहीं, यानी आपका सारा पढ़ना जाया जाएगा अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं होगी। सही। तो नीट क्वालिफिकेशन सबसे पहला चीज है जो इंसान को दिमाग में रखना है। फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए भी इंसान नीट क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए नीट क्रैक करना और अच्छे से प्लेसमेंट होना किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंडिया में ही। अब ईरान की बात आती है, ईरान में जो टॉप यूनिवर्सिटी अभी है वो तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में करते हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस ईरान के काफी एक प्रेस्टीज है, यानी ईरानी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेस्टीज माना जाता है कि वो तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स है। जैसे इंडिया के लिए एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वैसे ही ईरानियन स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम होता है कि वो तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में आ सके। तो उनका एंट्रेंस काफी ज्यादा टफ होता है, पूरे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से टॉप 100 टॉप 150 सिलेक्ट होते हैं सिर्फ तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल स्कूल में। तो ओवरऑल जो ये प्रेस्टीज है इस यूनिवर्सिटी की, वो वॉकन प्रैक्टिकली भी देखने को मिलती है। जो यहाँ के टीचर्स से हाईली क्वालिफाइड है और काफी ज्यादा वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट से इंसान इंटरेक्ट कर पाता है। रिसर्च फील्ड काफी ज्यादा आगे है। आप
किसी भी फील्ड में जाओ, आपको रिसर्च फील्ड कहीं भी मिल जाएगी, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर सकते हो किसी भी टीचर को। और एक एडवांटेज जो यहाँ पढ़ने का है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स है, डिफरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, एक एक्सपोजर मिलता है, हर एक कंट्री के बारे में जानने का आपको मौका मिलता है। फोर्थली जो एजुकेशन है वो भी बहुत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक। फिलहाल मैं एडवांटेजेस बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रिलेटेड टू एजुकेशन। हाँ, यूनिवर्सिटी कोई भी परफेक्ट नहीं होती है, हर एक में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कोई टीचर बहुत अच्छा होता है, कोई टीचर मीडियम होता है। टीचर सब अच्छे होते हैं, लेकिन वे ऑफ डिलीवरी डिपेंड करता है, यानी किसी स्टूडेंट के पास नॉलेज होती है लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाता और स्टूडेंट को लगता है ये पढ़ा नहीं पा रहा है। तो ऐसा नहीं है, टीचर सभी अच्छे हैं, लेकिन किसी की वे ऑफ जो डिलीवरी है, टीचिंग है, बहुत अच्छी है। और मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द टीचर्स यहाँ काफी ज्यादा क्वालिफाइड है, यानी ईरान की क्रीम है तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। तो उस हिसाब से एक्सपोजर के हिसाब से काफी अच्छी अच्छी है, रिसर्च के हिसाब से काफी अच्छी है। कुछ डिसएडवांटेजेस जो कुछ डिसएडवांटेजेस जो ओवरऑल ईरान के हर एक यूनिवर्सिटी में, हालांकि डिसएडवांटेजेस भी नहीं है, ओवरऑल एक कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। पहला ये कि पर्शियन है, यानी आपको पहले 2 साल इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा और साइड बाय साइड आपको पर्शियन लैंग्वेज की क्लासेस होगी कि 2 साल में आप पर्शियन लैंग्वेज कंप्लीट कर पाओगे। हफ्ते में 2 क्लासेस होती है, 4 लेवल्स होते हैं। और ओवरऑल आप पे डिपेंड करता है कि आप पर्शियन में कितना इंटरेस्टेड हो, आप पर्शियन कैसे सीख रहे हो। ऑब्वियसली एक लैंग्वेज आप क्लास में नहीं सीख सकते, लैंग्वेज हमेशा कन्वर्स लैंग्वेज के पार्ट्स होते हैं, कन्वर्सेशन होता है, रिटन होता है, रीडिंग होता है। ये सब आप सिर्फ क्लास में ज्यादा से ज्यादा ग्रामर सीख सकते हो, लेकिन कन्वर्सेशन, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये आपको खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जितना आप पर्शियन को एज लैंग्वेज सीखोगे आप सीख पाओगे, अगर आपने पर्शियन को एज सब्जेक्ट लिया तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। हमारे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, उनकी यही शिकायत रहती है कि हम पर्शियन में कूप अप नहीं कर पाते हैं। उसकी मेन वजह यही है कि जब हम पर्शियन पढ़ रहे थे तो उन्होंने पर्शियन एज अ सब्जेक्ट लिया था और पर्शियन याद किया था, लेकिन पर्शियन सीखा नहीं था, जिसकी वजह से आगे उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक बैरियर ये है, मतलब लैंग्वेज एट द एंड एक बैरियर है कि पर्शियन सीखना पड़ता है, पर्शियन में पढ़ना पड़ता है 2.5 साल के बाद। पेशेंट इंटरेक्शन सारी पर्शियन में होती है, लेकिन ये एक माइनर बैरियर है उसके लिए जो इंसान कोप अप करेगा, यानी कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। हमारे पास अफ्रीकन स्टूडेंट्स कुछ हैं जिन्हें अलिफ भी उर्दू की नहीं आती है, यानी उनको लेटर्स भी नहीं पता थी कैसे लिखने हैं, लेकिन उन्होंने भी कूप अप कर लिया। अभी वो आराम से पर्शियन में बात करते हैं हॉस्पिटल्स में, इंट स्टेजर्स है। तो कूप अप करने पे जब बात आती है तो लैंग्वेज एक बैरियर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ये नहीं, एक हर्डल नहीं है। सेकेंड चीज जो है, मैनेजमेंट रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है। बहुत सारे जगहों पे हमने ये देखा कि अभी भी जो मैनेजमेंट है वो उतनी परफेक्ट नहीं है। हालांकि जब से हम आए हैं तब से काफी इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन अभी भी जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी बहुत चीजों में लैग करती है, यानी कुछ मिसमैनेजमेंट होती जाती है। लेकिन ओवरऑल हर एक यूनिवर्सिटी में ये, जैसा कि मैंने बोला था, कहीं भी परफेक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो ये मेन डिसएडवांटेज मुझे तेहरान यूनिवर्सिटी में लगे। तीसरा जो है फीस स्ट्रक्चर है, तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का फीस स्ट्रक्चर के अभी तक, यानी इस पॉइंट तक जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मे बी चेंज हो जाए ये। फी जो है, ट्यूशन फीस एनुअली $6,000 है। सही, ट्यूशन फीस $6,000 है, वो ऑलमोस्ट अगर आप कैलकुलेट करने पे आएंगे इंडियन 4.5 लाख रुपीज बनता है। पहले स्कॉलरशिप्स दी जाती थी काफी, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच आया, ईरान जो है ओवरऑल फाइनेंस में काफी वीक हुआ, इकोनॉमिक सैंक्शन है, जिसकी वजह से वो मजबूर हुए जो स्कॉलरशिप्स है वो कम करने की, इवन रिमूव करने की।
इस पॉइंट पे जो 90% के अबोव जिनके मार्क्स है उनको 50% स्कॉलरशिप मिलती है, यानी उनका फीस बनता है $3000 ट्यूशन फीस, और वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपीज पर ईयर बनता है। और जो 90 से बिलो है उनके लिए $6000 फीस रहता है, 4.5 लाख पर ईयर ये ट्यूशन फीस। हॉस्टल फीस अराउंड 900 to $1200 पर ईयर है, वो भी आपको ईयरली भरना है। और इसके अलावा $800 वन टाइम पेमेंट है फॉर द पर्शियन क्लासेस। ये अभी तक का फीस स्ट्रक्चर है, मे बी इसमें चेंज हो जाए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए थोड़े सा एक्सपेंसिव है, एज कम्पेयर टू नीट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप ओवरऑल मेडिकल का देखें और इवन इंडियन कॉलेज देखें तो उस हिसाब से काफी है। सेकेंडली जो कोर्स का मॉड्यूल है वो एक्चुअली डिग्री एमडी है, यानी 7 इयर्स की डिग्री है विद इंटर्नशिप। लेकिन क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने हमें ये ऑप्शन दिया कि आप 5.5 इयर्स ही पढ़ लो और फिर जाके आप इंटर्नशिप 1 साल की इंडिया में अंजाम दो। 5.5 इयर्स आप ईरान में पढ़ते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट एक एग्जाम जो नया है, नेशनल एग्जाम एग्जिट टेस्ट, वो क्वालिफाई करते हो, फिर आप 1 साल इंटर्नशिप इंडिया में करते हो, और उसके बाद आपकी डिग्री वैलिड होती है। ये इंडियन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने किया, वरना जो इनकी डिग्री अपनी 7 साल की है, एमबीबीएस प्लस इंटर्नशिप। लेकिन इंटर्नशिप के बगैर डिग्री जो है वो रिड्यूस होती है 5.5 ईयर्स की, और 1 साल की फिर अलग इंटर्नशिप है जो आप अपनी कंट्री में अंजाम दे सकते हो, लेकिन उससे पहले इंडिया का एक स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। सही। तो तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जो है, ओवरऑल मैंने बोला कि ईरान की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। फीस स्ट्रक्चर मैंने इसका बोल दिया, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, आप रैंकिंग वगैरह टॉप 350 to 400 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में आती है। रिसर्च काफी ज्यादा अच्छा है, हर एक फील्ड में एक्टिव है। मैनेजमेंट ओके है, थोड़ी बहुत लैग करती है काफी जगह, और इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ईरान टोटल फी $6000 $6000 फी है ईयरली, और हॉस्टल का अलग है 800 to $1200 ईयरली। सही। तो ये तेहरान यूनिवर्सिटी के बारे में। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है जहां हमारे स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं वो इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है। वो भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ओवरऑल मॉड्यूल सबका सेम रहता है, 7 इयर्स का असली कोर्स है, लेकिन 5.5 इयर्स कर दिया विदाउट इंटर्नशिप। और जो फी है इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का भी ऑलमोस्ट $6000 फीस है, लेकिन वो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं अभी भी, यानी अभी उनके स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। लेकिन उनका ये है कि जैसे तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का ये सीन था कि अगर आपको स्कॉलरशिप एक बार प्रोवाइड हो गई, सेकेंड ईयर के लिए आपको अपना अपनी परसेंटेज ऑलमोस्ट 70% रखनी पड़ती है, तो आपकी स्कॉलरशिप मेंटेन रहती है, यानी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है। या अगर आपकी परसेंटेज अब 85% जाती है तो आपकी स्कॉलरशिप इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस और सेम मॉड्यूल शिराज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस फॉलो करते हैं। जो सेकेंड ईयर स्कॉलरशिप है वो एंटायरली बेस्ड होती है ऑन द फर्स्ट ईयर परफॉर्मेंस, यानी अगर आपकी परफॉर्मेंस अब 95% है तो आपकी 100% स्कॉलरशिप है, अगर 90 है वैसे 80% स्कॉलरशिप, अगर 85 है तो ऐसे। अगर आप यानी अगर आपकी परफॉर्मेंस, आपका जो साल का जो CGP है वो अगर लेस देन 15 हुआ या लेस देन 14 हुआ, जो 75% के आसपास बनता है, तो आपकी स्कॉलरशिप टोटली जीरो हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम जो है कुछ स्टूडेंट्स ने फेस किया। लेकिन अगर आप पढ़ोगे अच्छे से और आपको पता होगा कि एग्जाम कैसे देना होता है, एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना होता है, तो आप इजीली भी नहीं, यानी अगर आप मेहनत करोगे तो आप अपनी स्कॉलरशिप जो है वो एक रेंज में मेंटेन कर सकते हैं, इस्फहान में भी।
या इवन इंक्रीमेंट भी हासिल हो सकती है। थोड़ा सा जॉब टफ है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस्फहान में ओवरऑल हमारे 3 बैचेस अभी पढ़ रहे हैं। मैंने जिनसे बात की सेटिस्फाइड है। एकोमोडेशन काफी अच्छी है ईरान की। मैंने इंडियन हॉस्टल्स भी देखे, मैंने ईरान के भी देखे। ईरान की एकोमोडेशन वर्दी है जो हम पे कर रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छी है। लैंग्वेज प्रॉब्लम अगेन यहाँ भी है, पर्शियन में है। और बाकी सेम चीज है जैसे तेहरान का है। थोड़ी सी रैंकिंग इसकी डाउन है, लेकिन एमबीबीएस में ऑब्वियसली आप रैंकिंग ज्यादा नहीं मैटर करती है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ो तो आपको सेम टेस्ट देना है और उसी के बेसिस पे आपकी पीजी की डिग्री हो जाएगी या कुछ। हाँ, रैंकिंग उसके लिए मैटर करती है जिसको जैसे यूएस वगैरह जाना होगा, यूएसएमएलई क्वालिफाई करेगा, फिर वहां पे रिसर्च पेपर्स वगैरह जितने ज्यादा हो गए उतना ज्यादा फायदा आता है, सीवी अच्छा बनता है जब रैंकिंग अच्छी हो यूनिवर्सिटी की। ओवरऑल ज्यादा एमबीबीएस में जितना इंजीनियरिंग में रैंकिंग इंपॉर्टेंट है उतनी नहीं है। जो मैटर करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। सही। तीसरी यूनिवर्सिटी हमारे जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं शिराज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है। शिराज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज है। और उसमें भी सेम मॉड्यूल है। ऑलमोस्ट फी स्ट्रक्चर $7,000 से। स्कॉलरशिप का सीन इस्फान जैसा है, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया वाकई सख्त है, क्योंकि इवन अगर आपकी 80% भी परसेंटेज हो फर्स्ट ईयर की, काफी कम स्कॉलरशिप दी जाती है वहाँ। ओवरऑल पढ़ाई के लिहाज से हर जगह सेम है। कोई अच्छा प्रोफेसर मिलता है, कोई मतलब उतना डिलीवर नहीं कर पाता है। तो शिराज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की एक्चुअली मुझे ज्यादा पता भी नहीं, क्योंकि मेरा बहुत कम इंटरेक्शन रहा है शिराज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस वालों के साथ। लेकिन ओवरऑल वहाँ थोड़ा सा पढ़ाई टफ है और स्ट्रिक्ट है निस्बतन इस्फहान के। लेकिन यूनिवर्सिटी काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। शिराज जो है वो हब माना जाता है लिवर ट्रांसप्लांट का एशिया में। यानी वहाँ का लिवर ट्रांसप्लांट वन ऑफ द बेस्ट है एशिया में। तो हमारे पास और भी यूनिवर्सिटीज है जो स्टार्ट होने वाले। शहीद बेहिश्ती यूनिवर्सिटी है। जो शहीद बेहिश्ती यूनिवर्सिटी है वो एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है तेहरान की। और उन्होंने इस साल से इंटरनेशनल कैंपस स्टार्ट करने का फैसला किया है। जो वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते थे ऑलरेडी इंटरनेशनल, वो ईरानियों के साथ पढ़ते थे, लेकिन अब उन्होंने भी स्टार्ट किया इंटरनेशनल कैंपस। लेकिन उनका पहले साल का एक्सपीरियंस है, यानी पहला एक्सपीरियंस है, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फी उन्होंने अराउंड $3,500 रखा है फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन सेकेंड ईयर का अभी नहीं पता है कि क्या फी होगा। जहां तक मैंने सुना कि उन्होंने बोला कि कोविड डिस्काउंट हमने दिया है, तो सेकेंड ईयर का फी क्या होगा वो मुझे अभी नहीं पता है। और उनका फर्स्ट ईयर है तो इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकते उसके बारे में। लेकिन ओवरऑल अगर आप शहीद बेइज्जती यूनिवर्सिटी को एज यूनिवर्सिटी देखते हो ना, इंटरनेशनल कैंपस उनका, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और एक यूनिवर्सिटी जो ऐड हुई रिसेंटली, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है। वो इस चीप थी क्योंकि उन्होंने फिक्स फी रखा था $2,500, और $900 जो है उन्होंने हॉस्टल का रखा था। $2,500 ऑलमोस्ट 2 लाख भी नहीं बनते, और $900 उनका हॉस्टल फी था। लेकिन उन्होंने एक जो ब्लंडर किया वो ये है कि उन्होंने सारा कुछ एजेंट्स के हवाले कर दिया। यानी वो खुद से एडमिशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हुई और हमें सेंस हुआ कि अंदर करप्शन है। जिसकी वजह से हमने किसी को रिकमेंड नहीं किया। ओवरऑल ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का भी पहला साल था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और ऑब्वियसली मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाओ जिसका मुझे खुद भी नहीं पता है कैसी है। लोगों ने रिस्क ले लिया अपने इस पे और गए। हालांकि क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, हम सुटेबल फीडबैक नहीं ले पाए उनसे। ओवरऑल उनका ये मसला है कि एजेंट्स जो है उन्होंने बीच में बहुत खाया। जहाँ फीस $2,500 था, उन्होंने $5,500 में सेल की सेम सीट, यानी ऑलमोस्ट $3,000 उन्होंने अपने एक्स्ट्रा ले ली हो। और काफी ज्यादा मैनिपुलेशन की है। यानी ये नहीं बोला कि हम, अगर कोई आपको बोलेगा कि सही मेरे सर्विस चार्जेस है $3,000, तो आप सोचोगे, लेकिन उन्होंने
काफी ज्यादा मैनिपुलेट की चीजें, और उस हिसाब से जो है काफी उन लोगों को नुकसान हुआ ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जाके, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा पे किया जबकि इतना पे नहीं करना था। और उनके साथ भी बात चल रही है, अगर वो एजेंट वाला मसला हल हुआ और हमें फीडबैक अच्छा मिला, तो क्योंकि सेशन सितंबर में स्टार्ट होता है, हमारे पास अभी टाइम है देखने के लिए। तो ओवरऑल हम ये देख सकते हैं, प्रीवियसली ये था कि सिर्फ एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हैं, जिसमें शहीद बेशती आती है, शिराज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस आती है, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस आती है, और तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस आती है ईरान की। लेकिन एनएमसी की नई गाइडलाइंस के हिसाब से उन्होंने वो लिस्ट पूरा कैंसिल कर दिया। अभी हमें कंफर्मेशन इस चीज की चाहिए, तो हमारे अगर ये हो गया तो हमारे पास ईरान में कुछ यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है जो काफी चीप एमबीबीएस जो है वो ऑफर कर रहे हैं। जैसे हमदान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में फी $3,000 है, और 1,000 में भी रेजिडेंट्स का है, तो वो ऑलमोस्ट 3 लाख बनता है पर ईयर। हमदान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में एक स्टूडेंट हमारी पढ़ रही है। ओवरऑल एजुकेशन ओवरऑल हर जगह सेम होता है, और पर्शियन हर जगह इशू है, जहाँ इशू उसके लिए जिसका ये है। तो हमदान है हमारे पास ऑप्शन, और भी काफी यूनिवर्सिटीज, अगर एनएमसी ने ये ओके कर लिया है कि हमें कोई मसला नहीं है, और जो एमसीआई रिकॉग्नाइज लिस्ट है वो हम अब रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो हमारा जो है वो थोड़ा वास्ट होता जाएगा। लेकिन ओवरऑल वो सारी यूनिवर्सिटीज एक्सपेरिमेंटल है, इन द सेंस के कोई बैच वहां से नहीं निकला है। सेकेंडली, एजुकेशन ओवरऑल ईरान में हर जगह अच्छी है जहां तक मुझे लगा। हमदान का भी मैंने देख लिया, मतलब अच्छी खासी थी वो भी यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ खुद भी गया था। तो वो इशू नहीं है। अब थोड़ी सी मैनेजमेंट वो उनकी कमजोर होगी, क्योंकि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेने का, तो ये इश्यूज है। लेकिन अगर एनएमसी ने ये कर दिया, जो सच में जाना चाहता हो एमबीबीएस के लिए, और जिसको अपने पोटेंशियल पे यकीन हो कि वो खुद पढ़ पाएगा, उसके लिए फिर उतनी यूनिवर्सिटीज भी मैटर नहीं करती है। अगर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एमबीबीएस करने की, और ईरान जो ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर में बहुत आगे, अगर आप ईरान को आप रशिया वगैरह से के साथ कंपेयर करोगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स रशिया, कजाकिस्तान वगैरह वगैरह जाते हैं, उससे काफी ज्यादा अच्छा है ईरान का स्टैंडर्ड। यहाँ जो मेन इशू आता है लोगों को, बस पर्शियन लैंग्वेज का आता है, वरना ये काफी आगे है हर किसी फील्ड में। ओह, तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू था पूरे ईरान में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। अब थोड़ी प्रॉब्लम जो ईरान के साथ रिलेटेड है, पहली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इंटरनेशनल बैंकिंग नहीं, ड्यू टू सैंक्शंस यहाँ इंटरनेशनल बैंकिंग नहीं है, जिसकी वजह से आप एजुकेशन लोन ईरान यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है कि आप अपने पैसे ट्रांसफर कर पाओ ईरान। कोई भी वे आउट नहीं है इसका। हमारे हमारा हमारा जैसे फी है वगैरह, वो हमें खुद साथ लाना पड़ता है, अपने साथ डॉलर्स में, अपना खर्चा हम डॉलर्स में लाते हैं, या जायरीन आते हैं उनसे मंगवाते हैं। तो यहाँ वो सिस्टम चलता है जिसको हम कहते हैं हवाला। हालांकि एक लीगल सिस्टम नहीं है ये, लेकिन क्योंकि ईरान में कोई और ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे यही सिस्टम चलता है। इंटरनेशनल बैंकिंग यहाँ अवेलेबल नहीं है, आपका एटीएम कार्ड वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आती है काफी स्टूडेंट्स को जो ईरान आते हैं, तो एजुकेशन लोन आप नहीं ले सकते हो ईरान के लिए। और हवाला वाले तरीके हैं कुछ, मतलब एक तो वो हमारा सिस्टम, वो जायरीन वगैरह आते हैं खुद लाते, दूसरे हवाला ट्रेडिंग है, यानी आप उनको एक्स्ट्रा पैसे देते हो, ये वो ईरान में पैसे देते हैं, लेकिन वो सारा इलीगल चीज है। ऑब्वियसली आपको बैंक उस चीज पे लोन देना नहीं मानेगा जो एक इलीगल ट्रेड है। तो ये एक मसला ईरान में है। सेकेंडली लैंग्वेज है। कोई पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट अबाउट वीकेंड जॉब्स? नहीं कर पाओगे आप, मेडिकल काफी ज्यादा हैवी चीज है, तो आप ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे कोई
साइड जॉब यहाँ पे। सेकेंडली, ईरान की करेंसी की वैल्यू बहुत डाउन है। अगर आप काम भी कर रहे हो तो आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा कि आप आराम से, या जैसे यूएस में आप 1 घंटा काम कर लो, $10 आपको मिल जाएंगे, आप उसमें इजीली रह पाते हो। ऐसा ईरान में नहीं। ईरान की करेंसी वैल्यू अभी बहुत ज्यादा डाउन है, बहुत ज्यादा डाउन है। तो ओवरऑल यहाँ जॉब का इंसान नहीं सोच सकता कि चलो मैं साइड जॉब करूंगा तो वो पैसे मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शन नहीं है। ओवरऑल आपका फाइनेंस इतना होना चाहिए कि आपको सपोर्ट कर पाए इस चीज के लिए। और मैं पहली चीज फिर से रिपीट करता हूँ कि पहली प्रेफरेंस आप नीट को दे दो। नीट क्वालिफाई करना इजी है। नीट क्वालिफाई तो आपको करना ही करना है, क्योंकि आपको अगर एमबीबीएस किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में करना है तो आप नीट क्वालिफाई होने ही होने चाहिए। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं हो, आपकी डिग्री इनवैलिड है, आपके पैसे भी जाए और आपका पढ़ना भी जाए। यानी नीट क्वालिफिकेशन हर एक चीज के लिए जरूरी है। लेकिन नीट में अच्छे मार्क्स लेके अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है, कोई नामुमकिन चीज नहीं है। आप उसके लिए गाइडेंस लो उन लोगों से जिन्होंने ऑलरेडी नीट क्वालिफाई किया है। जैसे मुझे पता है बायोलॉजी के लिए आपको जरूरत नहीं है रेफरेंसेस पढ़ने की। आप एनसीईआरटी की जो बुक है वो 2-3 बार पढ़ लो और क्वेश्चंस कर लो, तो आप इजीली नीट में काफी ज्यादा हाई स्कोर कर पाओगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप गाइडेंस ले सकते हो, जिससे भी लेनी है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है कि कैसे पढ़ना है। ओवरऑल आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिर्फ हार्ड वर्क जरूरत नहीं होती है, आपको स्मार्ट वर्क जरूरत होती है। हार्ड वर्क, वो कुरान की एक आयत है कि कुछ लोगों की मिसाल ऐसे होते हैं कि उस गधे की तरह होती है जिसपे किताबों का बोझ हो। यानी अगर हार्ड वर्क से ही सारा कुछ अचीव हो जाता तो हमारे पास बहुत सारे जानवर है जो हमसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो हमने बहुत बार देखा कि वो किसी काम के नहीं है। हार्डवर्क इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक सही डायरेक्शन में और सही वे में। यानी आपको जरूरी है कि किसी की गाइडेंस हो और आपको पता होनी चाहिए पाथ आपका क्या है। वरना आप का हार्ड वर्क करते जाओगे, ये भी पढ़ोगे वो भी पढ़ोगे, ये रेफरेंस उठाओगे वो रेफरेंस उठाओगे, एंड में सारा पढ़ोगे, एंड में नतीजा कुछ नहीं होगा। आपको स्पेसिफिक पढ़ना है और जैसे हम बोलते हैं सिरातल मुस्तकीम पे रहना है, एक रास्ता पकड़ना है और उसी की तरफ चलना है। तो ये है नीट क्वालिफिकेशन। मैंने पहले भी बोल दिया, नीट क्वालिफिकेशन मस्ट है कि आप कहीं भी एमबीबीएस करने जाओ दुनिया में, आपकी डिग्री तब तक वैलिड नहीं है जब तक आप नीट क्वालिफाइड ना हो। ये नीट क्वालिफिकेशन की बात है। और लेकिन हर एक मेडिकल एस्पिरेंट की जो इंडिया में सबसे पहली जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए नीट में अच्छा स्कोर लाना और अच्छे कॉलेज में सिलेक्ट होना। उसके बाद ईरान आपका एक सेकेंड ऑप्शन है बैकअप, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है ओवरऑल दूसरी कंट्री में। तो ओवरऑल आप कहीं किसी भी कंट्री में जाओ, आपको सेम टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा इंडिया में, तभी जाके आप इंडिया में जॉब कर पाओगे। और जॉब आपको उसी एग्जाम के बेसिस पे मिलेंगे। यानी आप तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से पढ़ के जाओ या किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाओ, और ये ईरान से पढ़ के जाओ, यूएस से पढ़ के जाओ, कहीं से भी पढ़ के जाओ, फिर आप जो आप नेक्स्ट में करोगे उसी के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेंगे फॉर पीजी, उसी के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। यानी उतना नहीं है कि हमारे जो कश्मीर में पहले कहते थे कि ईरानी डॉक्टर्स को जॉब नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलेगी? जब वो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे जॉब मिलेगी। काफी ज्यादा हमारे दोस्त है जो ईरान से पढ़ के आए और काफी वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, इंडिया में भी काम कर रहे हैं, कश्मीर में एज प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं। जॉब मिल जाएगी ओवरऑल। जब आपके पास टैलेंट होगा आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगर कुछ और भी पूछना होगा तो मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए रेडी हूँ। जितना मैं डिलीवर करना चाहता था उतना मैं भी मैंने कर लिया, लेकिन मैं फिर से स्ट्रेस कर रहा हूँ, पहले नीट दिमाग में रखो, नीट के लिए प्रिपेयर करो। नीट उतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, आप इजीली कर पाओगे। उसके बाद आप बैकअप रखो ईरान। ईरान को पहली प्रेफरेंस नहीं दो।
वो हमारे अपनी लैंग्वेज में को तो वो इनकलाबी जोश में नहीं आओ कि खुद रहबर आके आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान में ईरान आपकी जो इमेज है तेहरान की, वो पूरा वो यहाँ इनकलाब वगैरह वो सब सिर्फ उतना ही नहीं है। तेहरान टोटल यूरोपियन टाइप का एनवायरनमेंट रखता है। तो अगर आप उस जज्बे से आ रहे हो कि बस यहाँ पे मतलब इनकलाब है, वो साइड चीजें भी है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल जो है उस चीज के लिए आना सिर्फ गलत है। पहली प्रेफरेंस नीट की होनी चाहिए। तो किसी को अगर क्वेश्चन होगा तो वो पूछ हेलो सकते सर, हैं मेरा एक क्वेश्चन है। एप्लीकेशन। जी जी पूछिए, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। अनवर भाई थोड़ा कोऑर्डिनेट कर ले सर क्वेश्चन आंसर में। हेलो जी जी हेलो सर, जी वॉइस आ रही मेरी? सर सलाम अलैकुम। सर मुझे सलाम। ये बताइए कि इसमें जो नीट के स्कोर्स होते हैं वो मतलब माने वो भी वैलिड होते हैं, मतलब दोनों ही लिए जाते हैं अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए, जैसे TUMS में या फिर नहीं कहीं पर भी? नहीं नहीं नहीं, नीट का 12th के स्कोर भी? सिर्फ 12th के बेसिस पे एडमिशन होता है, यानी 12th के मार्क्स पे एडमिशन होता है। लेकिन नीट जो है क्वालिफिकेशन वो आपको इंडिया में जरूरत है, क्योंकि आपकी डिग्री जो है वो इंडिया में वैलिड नहीं होगी अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं होगा। ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप नीट क्वालिफाई हो, आपने नीट में कितना तो स्कोर 12th लाया। के सर कितने स्कोर्स पे होता है? 80% अबोव होने चाहिए फॉर तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है सर। सर मैं बायोटेक्नोलॉजी थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, तो सर मुझे जाना चाहिए क्या MBBS करने, या फिर नहीं? सजेस्ट में प्लीज। मुझे बायोटेक्नोलॉजी फील्ड का उतना नहीं पता है। मैं भी बायोटेक्नोलॉजी में आगे MSc और PhD के लिए ज्यादा ऑप्शंस हो, तो आप सर उनसे आई बात हैव कर अ लीजिए क्वेश्चन। जो बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। तो उनसे MBBS एट द एंड वर्दी है, लेकिन बाकी फील्ड ऐसा नहीं है कि उनका कोई वैल्यू नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी खुद बहुत अच्छा फील्ड है, अगर इंसान इसमें भी कर पाए तो ओके सर, उनसे आप थैंक यू। गाइडेंस लाइंस ले, जिन जो बायोटेक्नोलॉजी में है, मे भी वो ज्यादा अच्छे से गाइड कर सके। ओके सर, थैंक यू। सर सर आपने बताया कि बाहर जो एडमिशन के लिए नीट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिर ईरान में क्या किस तरह समझते हैं सर? पहले आपने तो नीट क्वालिफाई होना चाहिए। जी नीट क्वालिफिकेशन आपको इंडिया में वापस आने के लिए जरूरत है, यानी आपकी डिग्री इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं होगी जब तक आपने नीट क्वालिफाई ना किया हो और उसके बाद आपने एडमिशन किया हो। यानी पहले आपका नीट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद ही आप बाहर जा सकते। ईरान के लिए ये मैटर नहीं करता आप नीट क्वालिफाई हो या ना, वो आपको पढ़ाएगा, पैसे भी लेगा, फिर आप एट द एंड इंडिया जाओगे और वहां कह दिया जाएगा कि आपकी डिग्री इनवैलिड है क्योंकि आपका नीट क्वालिफाई नहीं है। जी सर। सर सर, ये अगर स्कॉलरशिप हम कैसे अवेलेबल होते हैं सर? जी स्कॉलरशिप सर, अवार्ड स्कॉलरशिप। हाँ, स्कॉलरशिप जैसे मैंने स्कॉलरशिप का बोला, जो तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है वो 90 अबव 50% स्कॉलरशिप देती है। अब तो उन्होंने काफी रिड्यूस की है स्कॉलरशिप, लेकिन उन्होंने जिनका फी $10,000 था अब $6,000 कर दिया है, तो उन्होंने ओवरऑल रिड्यूस किया है फी स्ट्रक्चर। इस्फहान अभी भी स्कॉलरशिप देता है, अप टू 50 to 80% मिल जाती है, डिपेंड अपॉन योर 12 परसेंटेज। और आगे की जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्कॉलरशिप है वो एंटायरली डिपेंड है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। शिराज का भी सेम सिस्टम है, लेकिन शिराज उतनी हाई स्कॉलरशिप नहीं देता है जितना इस्फहान देता है। जो शहीद BC यूनिवर्सिटी है उसका जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं किसी को कांटेक्ट करके आपको बोलूंगा। और जो ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है उसका जो फी है वो ओवरऑल कम है बाकी यूनिवर्सिटी से, लेकिन अभी उसका हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो इसलिए मैं किसी को रिकमेंड अभी नहीं करता हूँ। किसी को जाना होगा अपने रिस्क पे जा सकता है, उसका प्रोसीजर भी बता देंगे। जी थैंक यू।
अच्छा सर, ये नीट क्लियर करने के बाद ईरान में एडमिशन करने के लिए उसकी क्या जरूरत पड़ती है? आपको ऑनलाइन सारा करना है, यानी ऑनलाइन जी जी सर। एप्लीकेशन देनी है और वो अच्छा, कर उसका सकते हैं। और ऑनलाइन का उस साइट किस साइट पर करना है सर हमें? आप तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की अपनी साइट पे भी जा सकते हो, या हमारे कुछ फ्रेंड्स है जो ये जी। काम करते हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपके लिए सारा काम कर देंगे और उनके चार्जेस हेलो मिनिमल है, अरसलान। यानी हेलो। वो एज कंसल्टेंट नहीं है। हाँ हाँ जी अरसलान। अच्छा, जी। मैं उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी मुताहिर एजुकेशनल सोसाइटी, जो अभी हमने आपको कांटेक्ट नंबर्स दिए हैं, उन्हीं पे ही कांटेक्ट करें, क्योंकि हम बल्क जी में सबका जॉइंटली सबका एप्लीकेशन साथ में भर देंगे। हमारे पास उसके लिए भी बंदे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो उनसे मैंने बात किया है, तो वो हम सबका एडमिशन जो है प्रोसीजर सबका साथ ही करेंगे। इसके अलावा जिसका भी क्वेश्चन हो वो अपना क्वेश्चन पूछ के अपने आप को म्यूट कर दें प्लीज। सर अगर हमारे मार्क्स सर 80% से बिलो हैं तो क्या तब भी हाँ, हमें तेहरान यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी, अगर लाइक ऑन द बेसिस ऑफ 80% स्कॉलरशिप? ऑन द बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप, तो मैंने पहले ही बोला कि तेहरान यूनिवर्सिटी अब स्कॉलरशिप नहीं देता, ओवरऑल उन्होंने फी अपना स्ट्रक्चर कम किया है। अगर Okay, आपके so 80%, $6,000 is the fee structure, right? हाँ, $6,000 पर ईयर आपका ट्यूशन फी है, उसमें से $800 to $1,200 आपका हॉस्टल फी है, Okay, so और वन टाइम that's not the scholarship, yeah, right? That's the total fees of. वो विदाउट स्कॉलरशिप है So फिलहाल, they don't क्योंकि recommend our 12th अब marks, right? Marks percentage मैटर नहीं वो करेगी। करते, अगर 90 से अब हो तो वो स्कॉलरशिप्स अभी भी 50% तक देते हैं तेहरान वाले, लेकिन इस्फहान वाले ओवरऑल ज्यादा देते हैं स्कॉलरशिप्स ओके फिलहाल। और अगर जैसे अभी आपने बोला कि वहाँ पे इंटरनेशनल बैंकिंग नहीं है, तो हाँ, हाउ आर वी सपोज टू सबमिट आवर यूनिवर्सिटी और कॉलेज फीस देयर? खुद से आके देना है, अपने साथ लाना है। नहीं वो तो लाने हैं, बट अगर फॉर्म फिल कर दिया उस टाइम पे तो हमें कुछ तो पे करना नहीं, पड़ेगा ना? फॉर्म फिल करने पे आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। फॉर्म एप्लीकेशन जो है फ्री है, जब आपको सारा रिजल्ट आ जाएगा वगैरह वो सब हो जाएगा, और आपकी रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको फी भरना है, उससे पहले आपको फी नहीं भरना है। ओके थैंक्स। हॉस्टल फी सेपरेट है। सर फिर वहाँ रहने के लिए वीजा का भी भरना पड़ेगा ना, वो कैसे होता है? वो खुद यूनिवर्सिटी मैनेज करती है। हर साल आपका जो वीजा है वो यूनिवर्सिटी खुद जाके एक एक साल का आपको देती है, उसमें कोई चार्जेस खास नहीं लगते, 200-300 रुपए पे हो जाता है। लेकिन पहली बार शायद वीजा का कॉस्ट ऑलमोस्ट 8,000 होता है वो। बाकी हर ईयर आपको कुछ नहीं भरना पड़ता, 200-300 में आपका वीजा रिन्यू हो जाता है, इवन 200 भी नहीं है। सर ये जी सर, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ये परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन होगा कि इनका एग्जाम होगा सर कॉम्पिटिटिव? फिर नहीं, परसेंटेज बेसिस पे सिलेक्शन होगी। ओनली परसेंटेज बेस पे? शबीर शायद आप अपने आप को म्यूट करें, थैंक यू। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए प्लीज। ओके सर। सर फॉर्म एडमिशन फॉर्म भरने के बाद भी वो सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज? मतलब ऐसा नहीं है जी कि एडमिशन जी फॉर्म जी। भर दिया और फीस पे कर दी तो हमारा सिलेक्शन हो गया? नहीं नहीं, एडमिशन फॉर्म जब आप भरोगे उसके बाद सिलेक्शन होगी, आपको वापस लेटर आएगी कि आप सिलेक्ट हुए हो, उसके बाद आपको डेट दिया जाएगा कि आपको इस डेट पे ज्वाइन करना है, और तब आप फी भरोगे। ओके तो एडमिशन फॉर्म सभी ओपन हो गए? एडमिशन फॉर्म अभी ओपन हो गए हैं, लेकिन क्योंकि आप नीट का वेट करना है तो वो इश्यू नहीं है। सर last year I have qualified my NEET, so is it valid? हाँ, Last year वैलिड का है। NEET? Okay. आई थिंक नीट जो है वो 2 साल के लिए वैलिड। अब अनवर अपना भाई सवाल कंटिन्यू करें। बताएं बताएं, ये आपका लास्ट सवाल होगा अक्सा प्लीज, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी सवाल है। ओके सर। सर ये नीट क्वालिफिकेशन के लिए ज्यादा मार्क्स तो जरूरी नहीं है ना, लाइक टॉप करना इजंट नेसेसरी ना, जस्ट नहीं, क्वालिफाई होना?
सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है। लेकिन अगर आप फिर से ट्राई दोगे नीट के लिए अभी, क्योंकि आपका सेशन स्टार्ट होगा सितंबर में, तो आप फिलहाल नीट के लिए पढ़ो और माइंड बनाओ कि आपको नीट जो है वो क्लियर करना, और नीट में ही आपकी जो है सीट मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं हुआ किसी भी रीजन की वजह से, तब आप सेकेंड ऑप्शन ईरान रखो। ओके, थैंक यू सर। यहाँ से एक सवाल है। जी हेलो सर। सर जी पहला जी क्वेश्चन मेरा ये सर कि अगर हमने एडमिशन ले लिया सर, नीट क्वालिफाई नहीं है हमारा, और बाद जी। में डिग्री करते दौरान अगर हम ये नीट क्वालिफाई करें तो वो वैलिड होगा सर? ऐसा जहां तक मुझे पता वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है सर। और दूसरा क्वेश्चन जी सर, नहीं। सर ये नीट क्वालिफिकेशन को कोई प्रूफ होगा ना सर, वो जी कहाँ से मिलेगा सर? जैसे मैंने इस नीट साल, क्वालिफ यस, वो ओके सर। तो इंडिया के पास है। यानी अगर आप नीट क्वालिफाई हो, आपका ऑब्वियसली रिजल्ट आ जाएगा कि ये नीट क्वालिफाई है, वो आपको अपने पास रखना है। और ओवरऑल NMCI यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल के पास वो रिकॉर्ड होगा। जब आप वापस आओगे, आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, तो वो पहले आपको ये देखेंगे कि जी, आप नीट क्वालिफाइड डिग्री थे या नहीं कंप्लीट थे, करने के बाद। डिग्री कंप्लीट करने के बाद। ओके लेकिन सर, वो थैंक। देखेंगे आपने किस साल में नीट दिया और आप किस साल गए हो। जी जी जी, थैंक यू सर। सर ये एग्जिट वाला इसका कम्पिटेटिव लेवल कैसा है सर, जब इंडिया में आएगा मैंने तो? मैंने खुद भी अभी नहीं दिया, और ओवरऑल हमारा जो पहले MCI होता था सिर्फ फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स का, तो वो अच्छे खासे लेवल पे होता था, लेकिन ज्यादातर वो थियोरेटिकल होता था। अब इन्होंने एग्जिट कर दिया, जो वो क्लिनिकल बेस्ड ज्यादा ये बोल रहे हैं। अभी हमने भी नहीं दिया है, तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये सिर्फ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए नहीं, अब है जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको भी ये टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना है, ताकि उनकी डिग्री वैलिड हो। यानी अब कोई फर्क नहीं है इसमें कि आप इंडिया में कर रहे हो या बाहर कर रहे हो। सिर्फ इंडिया में आपको ये एडवांटेज है कि चीप है, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिलता है। बाकी आपको भी सेम एग्जाम देना है, आप कंप्लीट भी सेम लेवल पे करते हो। ईरान में एक चीज है, क्लिनिकल चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो रट्टा वाला नहीं है कि आपको आ जाएगा जैसे व्हाट इज सेल, तो आप लिखोगे सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वगैरह वगैरह। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वो MCQ बेस्ड होते हैं, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है। तो मुझे नहीं पता है कि किस टाइप का पेपर आएगा एग्जिट में, क्योंकि अभी तक कोई हुआ नहीं है नेक्स्ट का एग्जाम। जब होगा तब मैं बता दूंगा, अभी किसी को नहीं पता है क्योंकि हुआ नहीं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर हम ईरान में ही जॉब करना चाहे तो नीट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं होगा ना? ईरान में आप यूजुअली बहुत टफ है जॉब मिलना, आप क्योंकि ऑलरेडी यहाँ डॉक्टर्स की सैचुरेशन है, और ये हमेशा पहले प्रेफरेंस देते हैं अपने डॉक्टर्स को। सेकेंडली ये है कि ईरान जो है सिटीजनशिप भी नहीं देता है। बहुत कम लोगों को सिटीजनशिप मिलती है जिनकी कोई पॉलिटिकल रीजंस हो वगैरह, तो ओवरऑल सिटीजनशिप भी यहाँ नहीं मिलती है। तो ईरान में ओवरऑल जॉब करना थोड़ा मुश्किल है। ओके सर सर, थैंक नहीं यू। लेते एक क्वेश्चन है जी। सर, जब इंडिया में आएगा तो जो ग्रेजुएशन लेवल होगा वो डिग्री होगा, फिर उसके बाद इंडिया में दूसरे जॉब्स होते हैं, उनके लिए क्या फॉर्म भर सकते हैं, मतलब उनमें एप्लीकेशन एलिजिबल होते हैं कि नहीं? जब आप इंडिया से वापस आओगे, आपको पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना है नेक्स्ट, उसके बाद 1 साल आप इंटर्नशिप करोगे इंडिया में। उसके बाद जी आपको डिग्री अवार्ड हो जाएगी और आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं। जी। अली वजीर का क्या है? अली वजीर अभी तक नहीं आया है, कोई मसला नहीं है वो। नहीं, अगर सर वो होता तो जरा स्टूडेंट्स आप को थोड़ा ऐसे इंस्पायर हो जाता कि कोई कारगिली भी वहाँ पे पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा वो खिंचाने वाली करगिली बात होती है। करगिली पढ़ रहे हैं हाँ, करगिली पढ़ रहे हैं और सर अच्छे भी पढ़ रहे हैं। अच्छे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। ऑलरेडी कारगिल से एक स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे थे, तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। सर एक क्वेश्चन सर जी, ये जो ईरान में ना जी रफली मतलब परसेंटेज कितना तक होता है, या इंडिया में हमें अगर 80, फिर कितना लास्ट कट ऑफ कितना तक होता है, 70 60 ऐसे?
ट्वेल्थ में आपके 80% के अब होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के मार्क्स। टोटल 80, इससे नीचे क्या एलिजिबल नहीं होते काउंसलिंग के लिए? मोस्ट प्रोबेबली नहीं एक्सेप्ट करते आप 80 के नीचे। बाकी यूनिवर्सिटीज में भी करती हो, जैसे इस्फहान शायद करे, लेकिन वहां पे फिर स्कॉलरशिप उतनी नहीं मिलेगी लेस परसेंटेज पे। लेकिन ओवरऑल 80 तेहरान ने क्राइटेरिया रखा है। पीसीबीई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में आपके 80 बनने चाहिए। जी ठीक है। फिर लक है, अप्लाई कर सकते हो, फिर लक है हो भी जाए। लेकिन ओवरऑल अगर आपको ईरान आना है तो आपको इतना फाइनेंशियली होने चाहिए आप स्ट्रांग कि आप सस्टेन कर पाओ तेहरान की लाइफ, क्योंकि तेहरान जो है वो तो है। ओवरऑल एक्सपेंसिव है अपनी। क्या कोई एक्सटर्नल एजेंसी भी स्कॉलरशिप नहीं करती क्या सर, बाहर से जी नहीं, जी नहीं, माइनॉरिटीज के लिए? और कोई भी नहीं। आप डायरेक्ट रहबर के हाथ से लेटर भी लिख के लाओ तब भी आपको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर है। यहाँ पे आपको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। नहीं वो नहीं सर, एक्सटर्नल स्कॉलरशिप मतलब कोई एजेंसी नहीं देते? फिलहाल नहीं देती। ईरान की अपनी हालत उतनी है नहीं कि वो किसी को सपोर्ट कर पाए, वो भी एक्सटर्नली। मैंने खुद ट्राई की है कि किसी एनजीओ से कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो है जिनको हेल्प की जरूरत है, लेकिन नहीं हो पाया। ओवरऑल ईरान जो है वो अपनों को नहीं संभाल पा रहा है, तो दूसरों को क्या संभालेगा फिलहाल। ओके। पर्सनली यहाँ आपको साल भर में अपना पर्सनल खर्चा ऑलमोस्ट $100 तक आ जाएगा, यानी 60 to 70,000 अगर आप अच्छे से खाते वगैरह है और ये करते हैं। अगर आप अपने खर्चे रेस्ट्रेन करते में भी 50,000 साल का भी चल जाएगा, लेकिन ओवरऑल 70,000 to 1 लाख साल का आ जाता है खर्चा विदाउट टिकट्स। क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी सिर्फ लंच प्रोवाइड करती है ऑन द डेज ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी जब यूनिवर्सिटी ओपन हो। डिनर आपको खुद बनाना पड़ता है, लेकिन जैसे गैस वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन चीजें आपको खुद लानी पड़ती है, पकाना खुद पड़ता है। कम्युनिकेशन गैप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, हाँ हर जगह हर यूनिवर्सिटी में ओवरऑल स्कूल का माहौल नहीं होता है कि आप इतना कम्युनिकेट कर पाओ टीचर्स के साथ, और टीचर के नेचर पे भी डिपेंड करते हैं। कुछ टीचर्स बहुत अच्छे कि वो एज एज मेंटर करते हैं, कुछ टीचर्स के पास टाइम नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि गैप है या नहीं है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ टीचर पे। कुछ अच्छे, कुछ के पास टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स रिसर्च में बिजी होते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे टीचर्स है जो वर्ल्ड के टॉप रिनाउंड साइंटिस्ट है, तो ऑब्वियसली उनके पास टाइम नहीं कि वो मुझसे आके बातें कर ले और मेरे साथ चाय पी ले। सलाम। आप पूछें। सर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। फी स्ट्रक्चर तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का $6,000 पर ईयर है ट्यूशन फी, यानी ऑलमोस्ट 4.5 लाख 4.5 लाख इंडियन रुपीज, वो ऑलमोस्ट 70,000 to 1 लाख बनता है पर ईयर। और वन टाइम डिपॉजिट आपका पर्शियन का बनता है $800 फॉर 4 लेवल्स, लेकिन वो वन टाइम डिपॉजिट। और कुछ रजिस्ट्रेशन फीस $50 वगैरह वो सब है। और आपको ईयरली से ट्यूशन फीस और हॉस्टल फी भरना पड़ता है। इसमें अगर आपके 90% अबव हुए तो आपको स्कॉलरशिप के चांसेस है, आपका जो ट्यूशन फी है वो रिड्यूस हो सकता है। इस्फहान यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वहां पे स्कॉलरशिप दी जाती है ज्यादा। अरसलान, मुझे लगता है शायद सारे क्वेश्चंस अब रिपीट भी हो रहे हैं, तो जिन जिनको भी दोबारा अगर ये वीडियो देखना है तो हम बाद में वीडियो दोबारा प्रोवाइड करेंगे, तो आप उससे दोबारा वीडियो सुन सकते हैं और दोबारा इंफॉर्मेशन को आप गैदर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो जो एडमिशन के लिए
तैयार हैं या एडमिशन प्रोसेस में वो होना चाहते हैं, वो मुतहरी एजुकेशनल सोसाइटी जो नंबर्स आपको दिए हैं वहाँ पे अपना कांटेक्ट करें और आप बात कर सकते हैं। तब आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए हम उसको भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और अरसलान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और अली वजीर नहीं पहुँच पाए, उनका भी अगर वो होता तो अच्छा रहता। और इसके अलावा कश्मीर से बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी काफ़ी मदद किया है इस सेशन को कामयाब करने के लिए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सारे पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब आए और इस सेशन को कामयाब किया। होप करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स आगे आएंगे और एडमिशन के लिए भी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल फर्स्ट प्रेफरेंस सर एक नीट रखे, नीट टफ नहीं है, गाइडलाइंस ले ले, गाइडेंस ले ले जिन्होंने क्वालिफाई किया, और इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा ट्राई करे कि वहीं पे सेटल हो जाए, क्योंकि बहुत सारे पैसे वो बचा सकते हैं ऐसे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हम वीडियो को एंड कर देते हैं प्लीज। हाँ जी ठीक है, खुदा हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much, sir.